देखिए हम बिहार स्पेशल देख रहे थे। बिहार स्पेशल में 1 से लेकर 3 तक लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, देखिए आज हम जानेंगे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। ओके, यह लेक्चर नंबर 4 है। देखिए बिहार के प्रमुख लोक नृत्य में कौन कौन नृत्य आते हैं वो ध्यान से समझिएगा। जट जाटिन, डोमकच, समा चकेवा, लोंडा, जोगीरा, करिया घूमर, विदेशिया, झिझिया। ठीक है, ये सब लोक नृत्य हैं। फिर से बोल देते हैं, जट जाटिन, डोमकच, समा चकवा, लोंडा, जोगीरा, करिया घूमर, विदेशिया, झिझिया, ये सब बिहार के लोक नृत्य। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। देखिए जट जाटिन, जट जाटिन जो है ये वैवाहिक जीवन में ये नृत्य का उपयोग होता है। ओके, फिर डोमकच है। अब देखते हैं समा चेकवा। समा चेकवा जो है ये कार्तिक माह में भाई बहन से संबंधित नृत्य है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि भाई बहन से संबंधित नृत्य कौन सा है बिहार का, तो क्या बोलेंगे? तो आपको बताना है समा चकेवा। समा चकेवा, इसमें भाई बहन मिलकर नृत्य करते हैं। ओके, आगे देखते हैं लोंडा। लोंडा नृत्य के जनक आपको सिर्फ याद रखना है। इसके जनक जो है रामचंद्र मांझी हैं। लोंडा नृत्य के जनक रामचंद्र मांझी है और इसको पद्मश्री भी मिला है। ओके, रामचंद्र मांझी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं जोगीरा। जोगीरा जो नृत्य है, जोगीरा नृत्य आपको पता ही होगा कि होली में ये नृत्य का इस्तेमाल होता है। ठीक है, होली में, तो जोगीरा नृत्य होली में। ओके, करिया घूमर जो है ये करिया घूमर जो है मिथिला क्षेत्र में यह नृत्य फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिथिला क्षेत्र में कौन सा नृत्य फेमस है, तो क्या बोलेंगे? करिया घूमर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं विदेशिया नृत्य जो है ये काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। इसके जनक जो है भिखारी ठाकुर हैं और भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और विदेशिया नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा महिला का ड्रेस पहन के, महिला का रूप धारण करके विदेशिया नृत्य का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जनक कौन है? तो भिखारी ठाकुर है, जिसको भोजपुरी का शेक्सपियर भी बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं झिझिया ये भी बिहार का नृत्य है। ओके, अब समझते हैं बिहार के प्रमुख मेला। बिहार में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं वो हम जानेंगे। देखिएगा, हरिद्वार क्षेत्र मेला, इसे बोलते हैं सोनपुर मेला। क्या बोलते हैं? सोनपुर मेला, जो बिहार में काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये पशुओं के लिए ये मेला फेमस है। ठीक है, यह जो मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? सोनपुर मेला। ठीक है, पशुओं के लिए होता है। यहाँ जब जाएंगे मेला में तो आपको एक जो है ना ऐसा पशु देखने को मिलेगा जो काफ़ी फेमस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दाम में लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे कार्तिक पूर्णिमा का मेला, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा मेला से पहले जो है ये देख लेते हैं कि सोनपुर मेला जो कि पशुओं का मेला है ये गंडक नदी किनारे लगता है। ठीक है, गंडक नदी किनारे लगता है, ये भी चीज़ भी आपको याद रखना है। देखते हैं आगे कार्तिक पूर्णिमा मेला को समझिएगा ध्यान से। कार्तिक पूर्णिमा जो है यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के स्नान के लिए ये मेला लगता है। गंगा के स्नान के लिए ये मेला लगता है। कौन सा? तो कार्तिक पूर्णिमा मेला। ओके, आप समझिएगा ध्यान से। और इसी दिन से, कार्तिक पूर्णिमा मेला के दिन से ही जो गंगा स्नान होने लगा, तो इसी दिन से सोनपुर मेला 1 माह के लिए लगना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस मेले से सोनपुर मेला का शुरुआत हुआ था, तो कानपुर, क्या बोलेंगे? कार्तिक पूर्णिमा के मेला। कार्तिक पूर्णिमा के मेले से ही सोनपुर मेला का प्रारंभ हुआ था। और कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है? तो गंगा स्नान होता है। ओके, आगे देखते हैं मलमास मेला। ध्यान से समझिएगा कि मलमास मेला क्या होता है। ओके, देखिए मलमास मेला जो है यह मेला जो है राजगीर में लगता है। यह मेला कहाँ लगता है? मलमास मेला तो राजगीर में लगता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं मंदार मेला समझिएगा ध्यान से। मंदार मेला जो है ये बांका जिले में, मंदार मेला जो ये बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर
मकर संक्रांति के दिन लगता है। ठीक है, बांका जिले पर मंदार मेला जो है मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति के दिन लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं आगे, पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला ध्यान से समझिएगा, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, तो ये गया में लगता है। कहाँ लगता है? गया में। गया में लगता है पितृपक्ष मेला, और ये प्रत्येक वर्ष लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है। और यह जो है सितंबर अक्टूबर माह के आयोजन में, मतलब सितंबर और अक्टूबर माह के दिन लगता है, माह में लगता है। कौन सा मेला? तो पितृपक्ष मेला। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, पहले तो याद रखिएगा कि पितृपक्ष मेला जो है ये फल्गु नदी के किनारे लगता है। फल्गु नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? पितृपक्ष मेला लगता है। और पितृपक्ष मेले में क्या होता है, तो पिंडदान होता है। ठीक है, पिंडदान किस मेले में होता है? तो पितृपक्ष मेला, मतलब पितृपक्ष मेला में होता है। ओके, पिंडदान। और ये कहाँ लगता है? तो गया में लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, सौराष्ट्र मेला। सौराष्ट्र मेला समझिएगा ध्यान से। सौराष्ट्र मेला जो है ये मिथिलांचल, यह जो है मिथिलांचल मधुबनी में लगता है। ठीक है, सौराष्ट्र मेला कहाँ लगता है? मिथिलांचल मधुबनी में लगता है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, देखिए सौराष्ट्र मेला में क्या होता है, मतलब सौराष्ट्र मेला में क्या होता है, एक पिता अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढते हैं। ठीक है, योग्य वर। ठीक है, तो योग्य वर कहने का अर्थ ये होगा, पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर के लिए जो है यह मेला में जाते हैं, यह मेला में ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्या बोले? सौराष्ट्र मेला। सौराष्ट्र मेला में क्या होता है, एक पिता अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और सौराष्ट्र मेला कहाँ लगता है, तो मिथिलांचल मधुबनी में लगता है, जो कि बिहार में ही है, क्योंकि हम बिहार का ही देख रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को रिविजन करने में आसान हो। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। अब समझते हैं आगे, जानकी मेला। जानकी मेला समझिएगा कि कहाँ पे लगता है। जानकी मेला जो है सीतामढ़ी में सीता माता की जन्म स्थली में यह मेला लगता है, जानकी मेला। ठीक है, कब लगता है, तो चैत माह में जो है जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो जानकी मेला पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सीतामढ़ी में लगता है। ओके, जो कि सीता माता की जन्म स्थली है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं वैशाली मेला। वैशाली मेला जो है यह महावीर के जन्म स्थली पर चैत माह में लगता है। महावीर के जन्म स्थली पर चैत माह में जो है वैशाली मेला लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सबौरा मेला। क्या बोले, सबौरा मेला। सबौरा मेला समझिएगा क्या होता है और कहाँ लगता है। सबौरा मेला जो है ये भागलपुर में लगता है। सबौरा मेला भागलपुर में लगता है। तो कभी कभी ना डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबौरा मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, भागलपुर में लगता है। क्या बोलेंगे, भागलपुर में लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, सहोदरा मेला। एक है सबौरा मेला, एक है सहोदरा मेला। सहोदरा मेला बोलिए या फिर थारू मेला बोलिए। सहोदरा या थारू मेला कहाँ लगता है, तो नरकटियागंज, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, यहीं पे जो है सहोदरा मेला और थारू मेला लगता है। सहोदरा मेला या फिर थारू मेला बोल सकते हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज में लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सिमरिया मेला कहाँ पे लगते हैं, तो सिमरिया मेला जो है बरौनी में लगता है। ठीक है, सिमरिया मेला बरौनी में लगता है। ओके, आगे देखते हैं नंदनगढ़ मेला कहाँ लगता है, बरौनी में लगता है। नंदनगढ़ मेला बरौनी में लगता है। ओके, कोसी मेला कटिहार में लगता है। कोसे कटिहार। तो कोसी मेला कटिहार में लगता है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं
कल्याणी मेला, कल्याणी मेला कहाँ लगता है? तो कटिहार में लगता है। तो को से कल्याणी, को से कटिहार, को से कल्याणी, को से कटिहार, को से कोसी, को से कटिहार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोसी और कल्याणी बोलेगा तो कटिहार में ही लगता है। ओके, जो कि बिहार में है। आगे देखते हैं पुस्तक मेला। पुस्तक मेला कहाँ लगता है? तो पटना में लगता है। पुस्तक मेला कहाँ लगता है? पटना में लगता है। ओके, आगे देखते हैं झाझरकर। झाझरकर मेला कहाँ लगता है? झाझरकर उत्सव। झाझरकर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सासाराम। झाझरकर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सासाराम में मनाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हरदी, हरदी मेला, हरदी मेला कहाँ लगता है? हरदी मेला तो क्या बोलेंगे? मुजफ्फरपुर में। हरदी मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरपुर में लगता है, जो कि लीची के लिए काफ़ी फेमस है मुजफ्फरपुर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं पापहरनी। पापहरनी मेला कहाँ लगता है? पापहरनी, पापहरनी मेला कहाँ लगता है? तो वो लगते हैं भागलपुर में। पापहरनी मेला कहाँ लगते हैं? भागलपुर। पापहरनी भागलपुर। ओके, थापे, थापे महोत्सव कहाँ लगता है? थापे महोत्सव कहाँ लगता है? थापे महोत्सव तो गोपालगंज। थापे महोत्सव गोपालगंज, थापे महोत्सव गोपालगंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखने वाले हैं प्रमुख व्यक्ति के उपनाम। प्रमुख व्यक्ति के उपनाम, जैसे कि वीर कुंवर सिंह का उपनाम क्या है? बाबू। वीर कुंवर सिंह का उपनाम बाबू। वीर कुंवर सिंह का उपनाम बाबू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे देश रत्न और अजात शत्रु। देश रत्न और अजात शत्रु किसे बोले जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु बोले जाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये चीज़ भी याद रखिएगा कि भारत रत्न जो मिले थे वो 1962 में मिले थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिले? तो 1962। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पूछेगा तो 1955। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रथम पीएम थे और यह जो है राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962, अब जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में मिला था। ओके, दोनों चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जननायक। जननायक किसे बोले जाते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को। जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार विभूति, बिहार विभूति के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह। कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का नागा अर्जुन, बिहार का नागा अर्जुन किसे बोलते हैं? तो बैद्यनाथ मिश्र। बैद्यनाथ मिश्र, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिहार का नागा अर्जुन पूछेगा तो बैद्यनाथ मिश्र को बोले जाते हैं। ओके, बाबूजी। बाबूजी किसे बोलते हैं? तो जगजीवन राम को बोलते हैं। जगजीवन राम का उपनाम क्या है? तो बाबूजी। ठीक है, जगजीवन राम का उपनाम क्या है? बाबूजी। ओके, आगे देखते हैं राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि किसे बोले जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि बोले जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं मैथिली कवि। मैथिली कवि कोकिला, अगर पूछ लिया आपसे कि मैथिली कवि कोकिला किसे बोले जाते हैं? तो विद्यापति को। विद्यापति को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण का उपनाम पूछेगा तो बिहार केसरी। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं बिहार की प्रमुख चित्रकारी। बिहार के प्रमुख चित्रकारी के बारे में हम देखेंगे। चित्रकला, चित्रकारी। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे कि पटना कलमकारी चित्रकला, पटना कलमकारी चित्रकला। ओके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चित्रकारी क्या बोले? पटना चित्रकारी। ओके, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। ओके, इसका जो प्रारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ था? 18वीं। ठीक है, 18वीं ऐसे बोल सकते हैं। 18वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था। ओके, अब सम्मिश्रण किसका है पटना कलमकारी चित्रकारी? तो ध्यान से समझिएगा। यह जो है मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली। मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली का ये मिश्रण है, सम्मिश्रण है। क्या चीज़? तो पटना कलमकारी चित्रकारी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं पटना कलमकारी चित्रकला से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो समझिएगा, जो चित्रकारी है। ओके, समझिएगा। ईश्वरी प्रसाद किससे संबंधित है? पटना कलमकारी चित्रकला से संबंधित है। शिवदयाल, ठीक है, शिवदयाल, ठीक है, सेवक राम, महादेव लाल, ठीक है, शिवलाल,
हुलास लाल। क्या क्या बोले, जो पटना कलमकारी चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, देखिए शिव दयाल जो है 2 बार लिखा गया था, इसको मिटा देते हैं हम। ओके, देखिए ईश्वरी प्रसाद, शिव दयाल, सेवक राम, महादेव लाल, शिवलाल, हुलास लाल, ये सब जो है पटना कलमकारी चित्रकला से संबंधित चित्रकारी हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए मधुबनी चित्रकारी समझिएगा, ये जो है मिथिला क्षेत्र में ये मनाया जाता है मधुबनी चित्रकारी। ओके, समझिएगा। इसके प्रमुख रूप जो है ये भित्ति चित्र एवं अरिपन। भित्ति चित्र और अरिपन जो है किसके रूप हैं, तो मधुबनी चित्रकारी के रूप हैं। ओके, मधुबनी चित्रकला के रूप हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं इसके प्रमुख चित्रकारी, मतलब जो भी व्यक्ति मधुबनी चित्रकारी से संबंधित हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, समझिएगा। जिसके प्रमुख चित्रकारी कौन कौन है जो मधुबनी कला से संबंधित रखते हैं, मधुबनी चित्रकला से, तो महासुंदरी किससे संबंधित है, मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। दुलारी देवी किससे संबंधित है, मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। सीता देवी मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। ओके, ये सब जो है मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, अब क्या बोले, बउआ देवी मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। ओके, अब मधुबनी चित्रकला को ना GI टैग भी मिला है, ये चीज़ भी आपको याद रखना। अब समझते हैं कुछ प्रमुख मधुबनी चित्रकला जो चित्रकारी हैं। ठीक है, इसको ना पद्मश्री भी मिला है, वो हम देख लेते हैं किसको पद्मश्री मिला है। ओके, जैसे कि बउआ देवी को पद्मश्री कब मिला, 2017 में मिला था। ठीक है, बउआ देवी जो कि मधुबनी चित्रकारी से संबंधित है, इसको पद्मश्री कब मिला, तो 2017 में। ओके, अब समझते हैं आगे। देखिए और जगदम्बा देवी को कब मिला पद्मश्री, जगदम्बा देवी को पद्मश्री कब मिला, तो वह 1975 में। जगदम्बा देवी को पद्मश्री कब मिला, तो 1975 में। ठीक है, सीता देवी को कब मिली तो पद्मश्री, तो 1981 में। सीता देवी को 1981 में, जगदम्बा देवी को 1975 में। ओके, और बउआ देवी को 2017 में जो है मधुबनी चित्रकला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है या फिर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। हम प्रयास करेंगे और भी अच्छे से समझाने का, और आप तक ये वीडियो पहुंचे इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।